हम लोग रिकॉल करेंगे कि आज तक हम लोग ने रिंग के अंदर क्या क्या सीखा है ना। हम लोग ने स्टार्ट किया था रिंग की डेफिनेशन से। रिंग की डेफिनेशन के अंदर हमने बोला था कि दिस सेट विथ टू ऑपरेशन इज कॉल्ड अ रिंग इफ अंडर एडिशन इट इज अबेलियन ग्रुप, है ना। ये हमने देखा था अबेलियन ग्रुप यानी कि 5 प्रॉपर्टीज हमने देखा था कौन कौन सी होती। फिर हमने बोला था कि अंडर मल्टीप्लिकेशन इट इज अ सेमी ग्रुप, है ना। सेमी ग्रुप बोला था यानी कि 2 प्रॉपर्टीज। फिर हमने बोला था कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इस तरीके से टोटल 8 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी सेट विद 2 ऑपरेशन, हम लोग उसे रिंग कहते थे। फिर हम लोग ने डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल्स देखा था। हमने बोला कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का ही एक्सटेंशन होता है रिंग, यानी कि ये जो रिंग का आइडिया है उसी को ही अगर वो इट इज नथिंग बट जनरलाइजेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होता है दिस इज नथिंग बट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिंग। इसी को जनरलाइज करोगे तो आपको डेफिनेशन ऑफ द रिंग मिलता है। फिर रैशनल नंबर, फिर ये रियल नंबर्स, फिर ये जो सी है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आई क्यू एक्स आर एक्स सी एक्स, फिर ये मैट्रिक्स वाला, फिर जेड एन, फिर जेड रूट ऑफ -5, ये सारे एग्जाम्पल ऑफ द रिंग थे विद द स्टैंडर्ड ऑपरेशन डिफाइन ऑन इट। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टैंडर्ड उन पे जो डिफाइन होना चाहिए उस तरीके से डिफाइंड है, ठीक। फिर हम लोग ने बोला था यूनिटी। यूनिटी नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है रिंग का उसे हम लोग कहते हैं यूनिटी। यूनिट मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। यूनिट इज नथिंग बट एलिमेंट हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो हम लोग ने ये सारी चीजें देखी थी। फिर एक थियरम हम लोगों ने किया था जो ये बोल रहा था कि अगर आपका रिंग इज a cyclic group under addition then that ring must be a commutative ring, then R is a commutative ring, ठीक है। तो ये चीज हमने देखा था इसका प्रूफ कि अगर वो साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन है तो वो जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग होने वाला है। उसके बाद हम लोग ने कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, है ना, 7 प्रॉपर्टीज ऑफ द रिंग। बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर। हम लोग ने a टाइम 0 इज इक्वल टू 0 देखा था, फिर 1R वाला देखा था, 1R इंटू 1R माइनस 1R इज नथिंग बट माइनस 1R, फिर माइनस 1R टाइम्स a इज नथिंग बट माइनस ऑफ a। ऐसे बहुत सारी 7 प्रॉपर्टीज देखी थी, तो ये चीज़ हमने देखी थी। हम लोग ने फिर सबरिंग का कॉन्सेप्ट देखा था। सबरिंग होता क्या? सबरिंग यानी कि एक रिंग के अंदर अगर कोई एक छोटा रिंग है तो उसे हम लोग सबरिंग कहते हैं। अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कहूँगा अ सबसेट S of the ring R is called subring, is called subring if S itself is the ring under the operation of ring R, ठीक है। उन दोनों के ऑपरेशन सेम होने चाहिए और S जो है उसका सबसेट होना चाहिए। फिर हम लोग ने कुछ सबरिंग टेस्ट के बारे में बात की। S is nothing but subring of R if and only if वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी 2 कंडीशन थी? तो पहला था कि a माइनस बी मस्ट बी एलिमेंट ऑफ S, दूसरा था a इंटू बी मस्ट बी एलिमेंट ऑफ S, एंड दिस 2 प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल a एंड b इनसाइड S, ठीक है। हम लोग ने सबरिंग टेस्ट में अंदर ये देखा था। उसके बाद मैंने कुछ नॉर्म डिफाइन किया। ये मैंने क्लास के अंदर कवर नहीं किया, लेकिन नॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, है ना। तो यू जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो कि उसके अंदर हम लोग ने क्या क्या किया, है ना। मैंने क्या किया, एक नॉर्म डिफाइन किया और मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्म को प्रूव किया, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द वीडियो जो आपको अलग से देखना है। तो इन द क्लास हमने ऊपर की चीज़ें देखी थी, कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने वीडियो बना के रखा है और नॉर्म और प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॉर्म के लिए मैंने वीडियो बना के रखा है। तो वो चीज़ें आपको अलग से जाके देखनी होगी, बट इतनी चीज़ें मैं अज्यूम करूँगा कि आपको पता है, ठीक है। दिस आर द थिंग्स दैट यू नो। Now we will move forward to the next and the most important part of this unit, that is nothing but the idea of zero divisor, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, what is called as a zero divisor। थोड़ा मैं zoom कर लेता हूँ so I can write the things properly। So zero divisor word से ही हमें कुछ पता चलता है कि ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं जीरो को एज ए डिवाइजर रख रही है ना। डिवाइजर यानी कि क्या होता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। इफ आई राइट a डिवाइड्स b देन दिस इज डिवाइजर, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ जीरो डिवाइजर यानी कि जीरो डिवाइड कर रहा है किसी चीज़ को और कुछ तो आंसर आ रहा है। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, नाम से ही चीज़ों को याद रखेंगे।
ठीक है, तो मैं एक बार जीरो डिवाइजर जो है उस चीज़ को डिफाइन करता हूँ. ओके, मुझे पेन लेना पड़ेगा. आई जस्ट टेक अ पेन. पेन कहाँ है? ओके, पेन मोड इज ऑन. ओके, नाउ आई जस्ट डिफाइन व्हाट इज कॉल्ड एज अ जीरो डिवाइस. इन अ commutative ring with unity, commutative ring with unity R, in a commutative ring with unity R, यानी कि जो R है वो एक commutative ring with unity है. An element, a non-zero element X in R is called जीरो डिवाइजर. मैं ए एक एलिमेंट है आर का, जहां पे आर क्या है, तो एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है. मैं इस एक्स को जीरो डिवाइजर कहूंगा इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट वाई इनसाइड द रिंग आर ओनली, सच दैट अगर मैंने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया देन माई आंसर इज नथिंग बट जीरो. यानी कि मैं x को जीरो डिवाइजर कहूंगा अगर वो एक नॉन जीरो एलिमेंट है और एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सच दैट माई x इंटू वाई इज जीरो. यानी कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड देयर एग्जिस्ट अ y नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट माई x इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, देन x इज अ जीरो डिवाइजर. मैं इसको जीरो डिवाइजर क्यों कहूंगा? मैं इसको जीरो डिवाइजर क्यों कहूंगा? क्या कोई बताएगा मुझे? मैं इसको जीरो डिवाइजर कहूंगा बिकॉज आप देखोगे कि इन दिस केस यू विल सी कि एक्स और वाई ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट करने पे आंसर जीरो आ रहा है. नॉन जीरो एलिमेंट है, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, लेकिन उसका प्रोडक्ट करने पे आंसर जीरो आ रहा है. क्या ऐसी सारी चीजें हम लोग नॉर्मली जो एग्जांपल देख रहे हैं, यानी कि इंटीजर्स देखो या फिर रियल नंबर्स देखो, क्या उसमें ऐसी चीजें होती है क्या? आपने दो नॉन जीरो एलिमेंट लिए, उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा है, जीरो एलिमेंट आ रहा है. क्या ऐसी सारी चीजें हमारे नॉर्मल रिंग्स में हो रही थी? नहीं. मुझे पता है अगर आपने कोई भी दो इंटीजर्स लिए एक्स एंड वाई, बट उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो नॉन जीरो होगा इफ योर एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एलिमेंट्स. यस और नो? यस और नो? है ना? अगर आपने दो नॉन जीरो एलिमेंट लिए, आप देखोगे कि अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो उनके जो प्रोडक्ट्स होता है वो भी जीरो होने चाहिए. यस और नो? राइट. ओके, सो अब हम क्या है, मुझे पता है कि नॉर्मली ये चीज़ ट्रू नहीं होता है कि मतलब कि मेरे आर के अंदर, सी के अंदर, जेड आई के अंदर नहीं होता. लेकिन क्या हम लोग अगर ये डिफाइन करो चीज़ तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी तो होनी चाहिए मेरे पास. यानी कि आई जस्ट डिफाइन वन एग्जाम्पल ऑफ अ जीरो रिंग. व्हाट आई कंसिडर इज इन Z6 क्या है? तो दिस इज नथिंग बट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है. Z6 के अंदर क्या क्या होता है? तो दो ऑपरेशन डिफाइन है, एडिटिव मॉड्यूलो 6 एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 6. Z6 इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी. यूनिटी क्या है? तो उसके अंदर वन बार इज नथिंग बट यूनिटी. ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है सच दैट देयर एग्जिस्ट फॉर 2 बार इनसाइड Z6. क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इनसाइड Z6 ओनली सच दैट माई 2 बार इज नॉट इक्वल टू 0 बार एंड दिस न्यू एलिमेंट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 बार, बट द प्रोडक्ट ऑफ देम यानी कि 2 बार इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 बार. क्या एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? यस और नो? ऐसे कोई एलिमेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो Z6 के अंदर? Z6 के अंदर क्या क्या है? तो वहाँ पे 0 बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है ना? तो उन एलिमेंट्स में से क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है सच दैट वो खुद एक नॉन जीरो एलिमेंट है, फिर भी अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो एक 0 बार मिल जा रहा है? ऐसा कोई एलिमेंट पता है आपको? 2 बार को ऐसे एलिमेंट के मल्टीप्लाई करो कि आंसर 0 आ जाए. 0 नहीं ले सकते, लेकिन आप 2 को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 ही आएगा. 2 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4. 4 बार इज सेम एज 4 बार ओनली बिकॉज 6 से बड़ा नहीं जा रहा है ना? लेकिन अगर सपोज मैंने 3 बार ले लिया तो क्या होगा? इफ आई कंसिडर 3 बार इनसाइड दिस Z6, आई नो दिस 3 बार इज नॉट सेम एज 0 बार.
बिकॉज 3 को अगर मैंने 6 से डिवाइड किया आंसर इज 3 ओनली अगेन। सच दैट अगर मैंने 3 बार इंटू 2 बार करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक अनयूजुअल चीज हो रहा है। अनयूजुअल चीज क्या है कि मैंने दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, फिर भी मेरा जो आंसर आ रहा है दैट आंसर इज नथिंग बट 0 बार। यस और नो? क्या इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा 2 बार इज अ जीरो डिवाइजर? बिकॉज मुझे पता है जीरो डिवाइजर के लिए क्या क्या चेक करते हो। जीरो डिवाइजर के लिए आप चेक करते हो कि वो एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, उसके साथ साथ उसके लिए और एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट वो दोनों नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन इज अ जीरो एलिमेंट ऑफ दैट रिंग आर। यहां पे 2 बार एंड 3 बार आर नॉन जीरो एलिमेंट सच दैट उनका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 6 बार विच इज सेम एज 0 बार। यस और नो? कैन आई कंक्लूड फ्रॉम दिस माई 2 बार इज अ जीरो डिवाइजर? यस और नो? यस और नो? इसको हम लोग जीरो डिवाइजर क्यों कह रहे हैं पता है? बिकॉज मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन, अगर एक्स वाई इज सेम एज 0 देन माई एक्स जो मल्टीप्लीकेशन में ना, तो मैं क्या करूंगा उस चीज को सामने लेके जाऊंगा, यानी कि y इज सेम एज माई 0 डिवाइड बाय x वेर x इज अ नॉन जीरो एलिमेंट ना, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि मैं कर क्या रहा हूं पता है? मैं उसका इनवर्स यहां से लगा रहा हूं, यानी कि मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं, यानी कि मैंने 0 को डिवाइड किया तो मुझे आंसर आ रहा है कुछ तो y है ना। मैंने 0 को किसी चीज से तो मैं डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो आउटपुट आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी अ नॉन जीरो नंबर। यानी कि आप 0 को किसी चीज से डिवाइड करते हो लेकिन आंसर जो आ रहा है दैट इज अ नॉन जीरो नंबर। इसीलिए ये जो जीरो डिवाइजर है ना, ये कुछ एक अटपटी सी चीज है। यानी कि नॉर्मली ये चीज ट्रू नहीं होती है। नॉर्मल जो हम लोग एग्जाम्पल्स देखते थे ना इंटीजर्स के बारे में या फिर ऐसी चीजें देखते हैं, तो वहां पर ये चीजें ट्रू नहीं होती। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे भी रिंग्स होते हैं जिसके अंदर ऐसी अजीबोगरीब प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है। अजीबोगरीब क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आप एक नॉन जीरो एलिमेंट को डिवाइड कर रहे हो विथ जीरो, आंसर यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जो डिफाइन करते हैं ऑपरेशन उस हिसाब से तो आंसर जीरो आना चाहिए। लेकिन यहां पे आपको y का जो आंसर है दैट इज अ नॉन जीरो एलिमेंट। यानी कि यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इस चीज को आई कैन राइट दिस थिंग, आई कैन राइट के 3 बार इज सेम एज 0 बार डिवाइड बाई 2 बार। ठीक है, यहां पे डिवाइड का मतलब कुछ और होता है, बट अगर हम लोग यूजुअल वे से देखेंगे तो उसका मतलब हो रहा है कि 3 बार इज सेम एज 0 बार डिवाइड बाई 2 बार। अगर नॉर्मल चीज होता तो वो मुझे 0 बार होना चाहिए था, लेकिन 3 बार इज नॉट सेम एज 0 बार। इसीलिए ये 0 बार एक अटपटा सा प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ रहा है? कॉन्सेप्ट क्या क्या है कि जीरो डिवाइजर के अंदर हमारा जो रिंग है दैट मस्ट बी अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। दूसरी चीज, जीरो डिवाइजर क्या होता है, तो एक एलिमेंट होता है जो खुद एक नॉन जीरो एलिमेंट है और उसके लिए और एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सच दैट कि दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 मिलता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं और एक दो एग्जाम्पल आपके पास से बनवाता हूं, एग्जाम्पल ऑफ जीरो डिवाइजर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ नॉन जीरो डिवाइजर। अब मैं कहूंगा इन Z8 फाइंड ऑल जीरो डिवाइजर, फाइंड ऑल जीरो डिवाइजर्स। ओके, तो सपोज ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना होगा कि Z6 के अंदर कितने कितने जीरो डिवाइसेस को फाइंड करना है। तो जीरो डिवाइसेस के लिए आप पहले क्या चेक करते हो, जो भी रिंग है क्या वो एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है कि नहीं, है ना। तो आपका Z6 हाँ वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी 1 बार है। फिर जीरो डिवाइजर यानी कि आप नॉन जीरो एलिमेंट के बारे में सोचते हो, यानी कि आप 0 बार के बारे में नहीं सोचोगे। आपके पास Z8 के अंदर 8 एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बार, राइट। आप इसके बारे में नहीं सोच सकते हो फॉर अ जीरो डिवाइजर बिकॉज आप नॉन जीरो एलिमेंट के बारे में सोचते हो। ठीक है, माई डेफिनेशन इज टेलिंग कि जीरो डिवाइजर मस्ट बी अ नॉन जीरो एलिमेंट। अगर एक दो रेफरेंस बुक ऐसी भी है जो जीरो डिवाइजर के लिए जीरो को भी कंसिडर करता है, लेकिन हमारा डेफिनेशन जीरो डिवाइजर को एक नॉन जीरो एलिमेंट से ही स्टार्ट करता है सर्च करना, है ना। तो आई स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम दिस 1 बार। क्या ये 1 बार जीरो डिवाइजर हो सकता है? अगर ये जीरो डिवाइजर होगा तो पहले तो वो नॉन जीरो एलिमेंट है, हाँ। फिर मैं चेक करूंगा क्या इस 1 बार के लिए कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, सच दैट मैं 1 बार को उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर मुझे 0 बार मिल जाएगा। डज देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, यस और नो? क्या 1 बार के लिए कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? फटाफट मल्टीप्लाई करके देख लो हर किसी के साथ। आप देखोगे 1 बार के लिए ओनली पॉसिबल एलिमेंट इज 0 बार, बिकॉज 1 बार इंटू 0 बार मिलेगा। अदरवाइज अपने अगर 1 बार को किसी से भी मल्टीप्लाई किया आपको सेम आंसर मिलता है।
1 बार इंटू 1 बार 1 बार, 1 बार इंटू 2 बार 2 बार, 1 बार इंटू 3 बार 3 बार। यानी कि ये जो 1 बार है उसके लिए कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सच दैट उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आंसर जीरो आता है। ठीक है, तो ये जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता। थिंक अबाउट 2 बार। 2 बार के साथ कोई ऐसा एलिमेंट यहां पे मैं रख सकता हूं सच दैट आंसर इज सेम एज 0 बार। ऐसा कोई एलिमेंट देगा कोई मुझे? यस और नो? देखो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या? 2 को ऐसा कोई एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा सच दैट आंसर 0 बार मिल जाए। कोई बताएगा मुझे एलिमेंट? 4। यस, अगर मैंने 4 बार से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 0 बार। तो मुझे पता चला 2 बार इज अ जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर कब कहूंगा? मैं छोटी छोटी चीजों को चेक करता हूं। पहले चेक करूंगा कि 2 बार जो नॉन जीरो एलिमेंट है, फिर चेक करता हूं उसके लिए और एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट किया सच दैट मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 बार आ रहा है। तो हाँ, 2 बार के लिए ये नॉन जीरो एलिमेंट है सच दैट आंसर 0 बार देता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि 4 बार इज ऑल्सो अ जीरो डिवाइजर? यस और नो? थोड़ा सोच के बताओ, क्या 4 बार भी जीरो डिवाइजर होगा? यस, बिकॉज 4 बार के लिए 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट प्रोडक्ट इज 0 बार। ठीक है, तो ये और ये जीरो डिवाइजर हो गए। 3 बार के बारे में सोचता हूं। 3 बार के साथ कौन सा ऐसा एलिमेंट मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं सच दैट आंसर 0 बार हो सकता है? क्या ऐसा कोई एलिमेंट है? 3 बार इंटू 1 बार 3 बार, 3 बार इंटू 2 बार 6 बार, 3 बार इंटू 3 बार इज 12 बार। 12 बार इज सेम एज 4 बार, तो वो नहीं हो रहा। 3 बार इंटू 4 बार इज 12 बार। 12 को अगर 8 से डिवाइड किया तो 4 बार आ रहा है, 0 बार नहीं आ रहा है। 3 इंटू 5 इज नथिंग बट 15। 15 को अगर 8 से डिवाइड किया तो आपको 7 मिलेगा। 3 इंटू 6 करोगे तो आपको मिलेगा 18। 18 को 8 से डिवाइड करने पे आपको आंसर 0 बार नहीं मिलता। सिमिलरली 3 इंटू अगर 7 भी किया तो भी आपको 0 बार आंसर नहीं आने वाला। यानी कि आपको पता चला कि 3 बार को कोई भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो आपको आंसर 0 बार कभी नहीं मिल रहा। यानी कि 3 बार इज नॉट अ जीरो डिवाइजर। ठीक है, सिमिलरली क्या 5 के लिए कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? थोड़ा सोच के बताओ, क्या 5 के लिए ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं करेगा। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ जीरो डिवाइजर। 6 के बारे में सोचो, 6 बार के बारे में। क्या 6 बार के लिए कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है विच इज नॉट जीरो बट द प्रोडक्ट इज कमिंग आउट टू बी 0 बार? ऐसा कोई एलिमेंट है? 4 अगेन। यस, 4, बिकॉज अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 4 24 एंड 24 को अगर 8 से डिवाइड किया आंसर आ रहा है 0। दिस इंप्लाइज मी माई 6 बार इज अ जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो जीरो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जीरो डिवाइजर सबको समझेगा? अगर आया क्वेश्चन में कि हाँ जीरो डिवाइजर क्या है, आप लोग बता पाओगे? यस और नो? जीरो डिवाइजर क्या क्या करते हो आप? चेक करते हो कि जो रिंग है पहले तो वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, फिर दूसरी चीज वो एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, तीसरी चीज और एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट प्रोडक्ट मस्ट बी 0 बार। ठीक है, तो आप देखोगे ये एक अटपटा सा प्रॉपर्टी है जो कुछ कुछ रिंग सेटिस्फाई करता है, ठीक, कुछ कुछ जो नहीं करते उनके बारे में बात करते हैं। तो अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा ऐसी रिंग के बारे में जो जिसके अंदर जीरो डिवाइजर है ही नहीं। जैसे कि मैं आपको कहूं Z, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्या उसके अंदर कोई जीरो डिवाइजर होगा? इंटीजर्स के अंदर जीरो डिवाइजर कब होगा? कि एक नॉन जीरो एलिमेंट को दूसरे नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 आ रहा है। क्या इंटीजर्स के अंदर कभी ऐसा होता है? यस और नो? दो नॉन जीरो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आ सकता है क्या कभी? नहीं। उसी तरीके से अगर आपने Q ले लिया, R ले लिया, C ले लिया, आपने अगर ZI ले लिया, आपने अगर QC ले लिया, QX ले लिया, या फिर मैं कहूँ RX ले लिया, या फिर आपने CX ले लिया, ये जो सारी की सारी जो थे ना, इसके अंदर आपको जीरो डिवाइजर नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपने दो नॉन जीरो एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर है वो भी एक नॉन जीरो एलिमेंट ही होगा। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमने और भी कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, जैसे कि हम लोग ने मैट्रिक्स के बारे में बातें की, है ना? तो मैट्रिक्स के अंदर क्या जीरो डिवाइजर्स हो सकता है? दैट इज नथिंग बट अ क्वेश्चन। यानी कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो आ रहा है वो जीरो मैट्रिक्स हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे पता चला देयर आर सम रिंग्स विच हैव नो जीरो डिवाइजर्स। यानी कि ये जो सारे के सारे रिंग्स हैं
दिस आर नथिंग बट अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, जिसके अंदर एक भी जीरो डिवाइजर पॉसिबल नहीं है। जीरो डिवाइजर कब पॉसिबल होता है? जब एक नॉन जीरो एलिमेंट होता है जिसके लिए और एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सच दैट प्रोडक्ट जो होता है वो एक जीरो हो जाता है। ठीक है, तो देर आर सम रिंग्स जिनके अंदर जीरो डिवाइजर्स होता है, देर आर सम रिंग जिनके अंदर जीरो डिवाइजर्स नहीं होता। अब हमें ऐसे रिंग के अंदर इंटरेस्ट है जिसके अंदर जीरो डिवाइजर्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ऐसे रिंग्स के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर जीरो डिवाइजर्स नहीं होते हैं, और ऐसे जो रिंग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रल डोमेन। तो अब मैं इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन करूंगा। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होगा? अभी अभी मैंने ना इनडायरेक्ट वे में मैंने आपको बता दिया कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। तो मैंने आपको कह दिया एक ऐसा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी जिसके अंदर जीरो डिवाइजर्स नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रल डोमेन। मैं एक बार उस डेफिनेशन को लिखता हूं। ठीक है, तो मैं कहता हूं इंटीग्रल डोमेन, an integral domain is the commutative ring with unity such that with, अच्छा unity नहीं लिखा मैंने, with pen more, with unity such that having, या फिर such that की जगह पे having no zero divisors। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है जिसके अंदर जीरो डिवाइजर्स है ही नहीं, तो वैसी रिंग को हम लोग इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। दिस हैज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिंग। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना ही होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन डेफिनेशन एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। कभी भी बोला गया इंटीग्रल डोमेन क्या है, तो इंटीग्रल डोमेन मतलब कि ऐसा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी जिसके अंदर जीरो डिवाइजर्स नहीं होता। अगर उसके अंदर जीरो डिवाइजर है तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लिखते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं इंटीजर्स ले लूँ, रियल नंबर ले लूँ, क्यू ले लूँ, सी ले लूँ, ये जो भी है, और भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे। आर इंटीग्रल डोमेन, आई डी इज नथिंग बट अ नोटेशन फॉर इंटीग्रल डोमेन। मैं हर जगह पे आई डी लिखूंगा, लेकिन फुल फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, अगर कहीं वर्ड यूज होता है ना डोमेन, तो वहां पर भी मोस्ट ऑफ टाइम उसका मतलब होता है इंटीग्रल डोमेन। आप देखोगे इंटीग्रल डोमेन क्यों कहा गया, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट इंटीजर्स आर। इंटीजर्स में यही होता है ना, इंटीजर्स क्या है, तो इंटीजर क्या होता है, तो उसके अंदर इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी जहां पे जीरो डिवाइजर्स नहीं है ना, तो इट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट द इंटीजर्स आर। तो हमें पता चला कि जीरो डिवाइजर अगर नहीं है तो वैसे कम्यूटेटिव रिंग को हम लोग इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है ना, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं क्या कहता हूं, सपोज मैं, हाँ बोले ना, यस, ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपने अभी बता दिया, ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा हुआ, ओके, सो आई जस्ट चेंज दैट कलर नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। ओके, सो आई विल जस्ट राइट इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन, यानी कि इंटीग्रल डोमेन है तो इसे क्या क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं वो लिखने की कोशिश करता हूँ। ओके, सपोज पेन मोर, इज दिस कलर फाइन, सपोज इज इट कलर फाइन, ये कलर ठीक है या फिर रेड में लिखूँ, चलेगा ये? ओके, सपोज माई आर इज द इंटीग्रल डोमेन, सपोज ये आर जो है एक इंटीग्रल डोमेन, तो इससे मैं क्या क्या कर सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, तो मुझे पता है इंटीग्रल डोमेन का मतलब कि इसके अंदर जीरो डिवाइजर्स नहीं है। जीरो डिवाइजर्स नहीं है तो मुझे पता है कि अगर ए एंड बी इनका प्रोडक्ट अगर जीरो आता है, और इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो, ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, और मुझे पता है आर इज इंटीग्रल डोमेन एंड ए एंड बी आर नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ दिस आर, तो इससे क्या मैं कुछ कंक्लूड कर सकता हूं क्या, ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो? कैन दिस इंप्लाई माई ए इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो? क्या ये चीज पॉसिबल है? पहला क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बोला कि आर एक इंटीग्रल डोमेन है सच दैट ए एंड बी आर एलिमेंट ऑफ दिस इंटीग्रल डोमेन आर, एंड आई एम टेलिंग यू कि ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो। क्या ये चीज इंप्लाई कर सकता है कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो? अगर सपोज ए बी इज इक्वल टू जीरो और मेरा ए इज इक्वल टू जीरो,
and b is equal to b, sorry, a is not equal to 0 and b is not equal to 0. सपोज अगर ऐसा कंक्लूड होता है तो क्या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है क्या आपको? सपोज अगर ऐसा कंक्लूड हो रहा है तो क्या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है आपको? क्वेश्चन ये है कि सपोज माई ए बी इज इक्वल टू 0 एंड दिस थिंग इज इंप्लाइंग मी माई ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0, तो क्या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन मिला आपको? क्या कॉन्ट्राडिक्शन मिला? यहां पे मुझे पता चला नहीं हो सकता, यानी कि मुझे पता चला इफ my ab is equal to 0 implies me a is not equal to 0, b is not equal to 0, then my a and b are zero divisors, है ना? अगर ऐसा कंक्लूड होता है तो it will be zero divisors, which is a contradiction to r being integral domain. मैंने तो अज्यूम किया था ना कि r तो एक इंटीग्रल डोमेन है, यानी कि मुझे पता चला कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 तो ये जो चीज़ है वो ट्रू नहीं हो सकता है ना? ये जो चीज़ है वो ट्रू नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर ये चीज़ ट्रू हुआ तो उसका मतलब होगा कि a एंड b विल बिकम जीरो डिवाइजर्स, वो चीज़ ट्रू नहीं. अगर ये चीज़ ट्रू नहीं है तो इसका जो नेगेशन होगा, वो चीज़ ट्रू होना चाहिए. इफ इट इज नॉट ट्रू देन उसका जो नेगेशन पार्ट है दैट मस्ट बी ट्रू. दैट मीन्स इफ माई ए बी इज इक्वल टू 0 देन दैट थिंग शुड इम्प्लाई मी. अब इस चीज़ का कोई नेगेशन बताएगा क्या मुझे? इस चीज़ को नेगेट करना है. चलो लॉजिक आपने बहुत पढ़ा है 11th-12th में, और सिंपल सा लॉजिक था तो अभी तक याद भी रहेगा आपको. यस, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा उसका नेगेशन कोई मुझे बताएगा? a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. इस चीज़ को नेगेट करना है आपको. सर एंड के इंस्टेंट और आ जाएगा. करेक्ट. यस, यानी कि a इज इक्वल टू 0 और माई b इज इक्वल टू 0. यानी कि इंटीग्रल डोमेन जब होता है तब अगर दो चीज का प्रोडक्ट 0 आता है तब आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हो कि आइदर ऑफ देम मस्ट बी 0. बिकॉज इफ ऐसा होता है कि दोनों में से एक भी 0 नहीं है देन दैट बिकम्स अ जीरो डिवाइजर एंड यू गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन. यानी कि हम लोग ने इंटीग्रल डोमेन से और एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखा, यानी कि उसका एक और एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन देखा कि अगर वो एक इंटीग्रल डोमेन है तो ab is equal to 0 must implies a is equal to 0 और b is equal to 0, है ना? तो हम लोग ने सीखा, अब इसी चीज को मैं लिखूंगा, जो भी हमने सीखा ना उस चीज को मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा. इफ r is the integral domain and a and b is equal to 0 then my a is equal to 0 और b is equal to 0. अब देखोगे ना ये एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन की तरीके से नहीं लिखा, यानी कि मैंने इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखा, मैंने इसको सिर्फ वन वे में लिखा. इस चीज को आप लोग उल्टा करके यूज कर सकते हो. सपोज एक एग्जांपल है, उसको आपको प्रूव करना है कि इट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, तो आप क्या करोगे? इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव कर दो. यानी कि आप ये बता दोगे कि यहाँ पे दो ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं सच दैट विच आर नॉट 0 बट द आउटपुट यानी कि प्रोडक्ट इज कमिंग आउट टू बी 0. ये जो स्टेटमेंट है आप उसको कन्वर्स प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हो. हम लोग इसके बाद एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं टू प्रूव अ गिवन सेट, अ गिवन कम्यूटेटिव रिंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन. उसके लिए हम इस चीज को यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं या फिर एक थियरम ले लेते हैं. आई थिंक थियरम के लिए मैंने कुछ और लिखा रहेगा. ओके, जेड पी इज इंटीग्रल डोमेन. आगे बढ़ते एक एग्जांपल देखें ना तो आइडिया और क्लियर होते जाए. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है, मैं एज ए थियरम ले लेता हूँ या फिर एक कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ कि शो दैट जेड पी इज द इंटीग्रल डोमेन वेयर पी इज द प्राइम नंबर. कोई तो एक प्राइम नंबर. ठीक, हमें पता है कि Z6 हमने देखा था, Z8 देखा था, वो जो थे वो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकते थे बिकॉज उनके अंदर 0 डिवाइजर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो Zn वाला कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो Zn वाले रिंग होते हैं वो इंटीग्रल डोमेन कब बनते हैं? तो अगर मेरा जो n है वो एक प्राइम नंबर है, यानी कि मैं कहूँ ZP जो है जहाँ पे P इज अ प्राइम नंबर, तब वो एक इंटीग्रल डोमेन बनता है.
ठीक है, तो मैं ये प्रूव करूंगा अगर P इज अ प्राइम देन माई दिस ZP हैज नो जीरो डिवाइसेस, सिर्फ मेरा इतना काम होगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग आई नीड टू राइट कि इंटीग्रल डोमेन जो होता है वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को प्रूव नहीं करेंगे कि वो एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और एग्जाम के अंदर भी कोई भी प्रोफेसर आपके पास ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप इस चीज़ को प्रूव करो। आप डायरेक्टली लिखोगे कि वी नो दैट माई ZP इज द कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, दिस मीन्स कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। वन बार इज नथिंग बट ए यूनिटी। ठीक, तो आप इस चीज़ को अच्छे से लिख दोगे पूरे फुल फॉर्म से, तो मुझे पता है इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ। इस चीज़ को याद रखो कि इंटीग्रल डोमेन कब होता है, तो उससे पहले वो चीज़ एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, अदरवाइज इंटीग्रल डोमेन पे मत जाओ। पहले ये लिख दो कि हाँ वो एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, फिर इंटीग्रल डोमेन के बारे में बात करो। नाउ वी नीड टू शो दैट ZP हैज नो जीरो डिवाइजर्स, यानी कि उसके अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। ये चीज़ मुझे प्रूव करना होगा। अब मुझे प्रूव कैसे करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है वो 0 बार हो रहा है देन आइदर ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0। मैं इस तरीके से स्टार्ट करूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा कि आई विल कंसिडर 2 एलिमेंट इनसाइड ZP, और फिर मैं बोलूंगा कि अगर इन दोनों के प्रोडक्ट 0 बार हो रहे हैं देन आइदर ऑफ देम मस्ट बी 0, अदरवाइज दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मेरा पाथ ये होगा। सो आई विल कंसिडर any two elements x bar and y bar inside ZP such that my x bar into y bar is equal to 0 बार। अगर इसके बाद ऐसा मुझे पता चल रहा है कि x बार और y बार आर नॉन जीरो एलिमेंट, स्टिल द प्रोडक्ट इज 0 बार, फिर मैं बोल दूंगा कि हाँ ये इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता बिकॉज x एंड y बार आर जीरो डिवाइसेस। ठीक है, बट डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ करके हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि आइदर ऑफ देम मस्ट बी 0 बार। ठीक है, बट अभी के लिए मैंने स्टार्ट किया, मैंने 2 एलिमेंट लिया सच दैट देयर प्रोडक्ट इज नथिंग बट कमिंग आउट टू बी 0 बार। सो माई क्लेम इज व्हाट, मेरा क्लेम है कि x बार इज 0 बार, यानी कि दिस x बार इज सेम एज 0 बार और माई y बार इज सेम एज 0 बार। आई विल शो आइदर ऑफ द एलिमेंट इज 0 बार। हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, मेरे पास ये अजम्पशन है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सो x बार इंटू वाई बार इज सेम एज 0 बार। ठीक है, हमें पता है कि x मॉड p टाइम्स y मॉड p इज सेम एज x y मॉड p। करेक्ट, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉड्यूलो। मॉड्यूलो जो है वो अंडर एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन वो स्प्लिट होता है। तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे लिखूंगा कि x बार डॉट y बार इज सेम एज x y बार विच इज सेम एज 0 बार। इज इट फाइन? यस और नो? क्या ये चीज ठीक है? यस और नो, जस्ट लेट मी नो। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में आना होगा, कमेंट सेक्शन में भी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते। ओके, सो नाउ आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ अ मॉड। सो इट इज एक्स वाई बार का मतलब होता है इट इज एक्स वाई मॉड पी, राइट, डिवाइडेड बाय पी एंड राइट द रिमाइंडर। सिमिलरली इट इज 0 मॉड पी, यानी कि मुझे पता चला कि एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड पी, है ना। अब हमें पता है कि दो नंबर्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट कब होता है, दे आर कॉन्ग्रुएंट इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज डिविजिबल बाय पी। दिस थिंग इम्प्लाइज मी माई पी डिवाइड्स एक्स वाई माइनस 0, यानी कि मेरा जो p है वो x इंटू वाई को डिवाइड करता है। वेर p इज वॉट, हमारे एजम्पशन में स्टार्ट क्या हो रहा था कि p इज नथिंग बट अ प्राइम नंबर, कि अगर वो एक प्राइम नंबर है और आई नो माई p डिवाइड एक्स वाई, what I can conclude from this? Anyone? If I tell you p is a prime number and p divide x, y, then what I can conclude from this? If I tell you my p divides x, y, then can I conclude my p will divide x or my p will divide y? ठीक है, इस थ्योरम को क्या कहते हो आप? थ्योरम को कुछ नाम है ना? Whenever a prime divides product of two number, then a prime divides either of the number.
यस और नो, पता है आपको? ओके ग्रेट. सो दैट मीन्स व्हाट कि मेरा p जो है वो x को डिवाइड कर रहा है परफेक्टली. सिमिलरली माई p डिवाइड्स y परफेक्टली. आइदर ऑफ द केस इज ट्रू. सो मैं इसी चीज को आगे लेके जाऊंगा. ओके सो दिस मीन्स पॉइंटर कहाँ गया? सो दिस इम्प्लाइज my x can be written as some alpha times p, or my y can be written as some beta times p, where alpha and beta are what? Alpha and beta are some integers. कोई तो कुछ तो इंटीजर है, लेकिन मुझे पता चला since my p divides it, यानी कि मेरा मुझे पता चला कि x is nothing but some multiple of p. Similarly या फिर y कुछ तो मल्टीपल ऑफ p होने वाला है. अब मैं क्या लूंगा? मैं दोनों साइड सिर्फ मॉड ले लूंगा और देखता हूँ क्या आता है आंसर. दिस इम्प्लाइज मी my x is congruent to alpha p mod p. Similarly, or my y is congruent to beta p mod p. Okay? अब इसका आंसर क्या होगा? कोई मुझे बताएगा? What is alpha p mod p? Yes, it is same as what? Alpha p mod p. या फिर मैं डायरेक्टली लिखना चाहता था बट आई वांटेड कि हम लोग थोड़ा पाथ में जाए अच्छे से. यस. What I can conclude from this? What will the answer? x बार का वैल्यू क्या होगा अगर मैंने उसको मॉड p ले लिया तो? सिमिलरली y बार का वैल्यू क्या होगा अगर मैंने उसको मॉड p ले लिया तो? Just let me know. 0. Yes. क्यों 0 होगा? बिकॉज इट इज सम मल्टीपल ऑफ p, है ना. अगर वो मुझे पता है कि वो कुछ तो मल्टीपल ऑफ p है, देन एक्चुअली मैं यहां से डायरेक्टली कंक्लूड कर देता तो भी चलता. ओके यहां से डायरेक्ट कंक्लूड करता तो भी चलता. आई शुड हैव रोट माई x माइनस 0 डिवाइड डिविजिबल बाई p एंड y माइनस 0. सो फ्रॉम दैट आई कैन कंक्लूड माई x बार इज इक्वल टू 0 और y बार इज इक्वल टू 0. तो मैंने स्टार्ट किया था x बार इंटू y बार इज इक्वल टू 0 बार, एंड एट द एंड उसे कंक्लूड करवा दिया कि x बार इज इक्वल टू 0 बार और माई y बार इज इक्वल टू 0 बार. उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग इज सेम एज अ 0, इफ एंड ओनली इफ आइदर ऑफ थिंग मस्ट बी 0, है ना. इसका मतलब कि दैट शुड इंप्लाई मी आइदर ऑफ थिंग मस्ट बी 0. इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी जीरो डिवाइजर इन ZP. ZP के अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं कर सकता. बिकॉज अगर कोई भी जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करेगा तो क्या होना चाहिए कि उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, है ना. अगर उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि आइदर ऑफ देम मस्ट बी जीरो, यानी कि फिर वो जीरो डिवाइजर नहीं रहेगा. ठीक है. तो इस स्टेटमेंट से आई कैन कंक्लूड दैट कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी जीरो डिवाइजर इनसाइड ZP. therefore my ZP is an integral domain for प्राइम P. कोई भी अगर आपने प्राइम ले लिया P तो ZP होता है वो इंटीग्रल डोमेन हो. अगर प्राइम नहीं है तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है. उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, जैसे कि 6 इज नॉट अ प्राइम और हमें पता चला वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, बिकॉज 2 इंटू 3 करने पे आंसर 6 बार आता है, दैट इज 0 बार. सिमिलरली 8 के अंदर तो हमें 3 एलिमेंट्स मिल गए थे. ठीक है. तो हमें पता चला हमें एक इंटीग्रल डोमेन का एक नया एग्जाम्पल मिला Z, और जिसे हमने प्रूव भी किया कि वो इंटीग्रल डोमेन क्यों है. ठीक है. सिमिलरली और भी कुछ चीज़ें हमारे पास, देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास. नेक्स्ट शायद से पेज ये है. ओके यस करेक्ट. ओके अब हम लोग दो ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो इंटीग्रल डोमेन नहीं है. ठीक है. वन इज M2R. सो हम लोग शो करेंगे, शो दैट M2R is not an integral domain. ठीक है. चलो अगर आपको मुझे बताना है कि वो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो, किसी भी चीज को अगर बताने की वो चीज नहीं है, तो आपको क्या करना होता है? तो आपको सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल देना होता है. यानी कि आपको मुझे दो ऐसे एलिमेंट्स देने होंगे विच आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, बट उनका जो आंसर आ रहा है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इज कमिंग आउट टू बी अ जीरो मैट्रिक्स. ऐसा कोई एग्जाम्पल मुझे देगा? यस कोई भी ऐसा एग्जाम्पल बना के दे दो. 2x2 मैट्रिक्स लो जो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट करने के बाद एक जीरो मैट्रिक्स बनता है. बहुत ही सिंपल सा कुछ भी बना के दे दो. अनम्यूट करके बोलो, अगर टाइप करने चाहोगे तो टाइम लगेगा. यस गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ टू.
डियर अगर आप आइडेंटिटी लोगे ना तो उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट जो भी यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स होगा वही आपको मिलेगा. वट आई वॉन्टेड टू नॉन जीरो मैट्राइसेस सच दैट उनका प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर जीरो आ रहा है, तो आइडेंटिटी के साथ मुझे जीरो को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी मुझे आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं. सो वट आई वॉन्ट कि मुझे यहाँ पे जीरो 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 चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे दो नॉन जीरो मैट्राइसेस चाहिए, आइडेंटिटी तो नहीं. लेकिन सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है. सो आई नो दिस इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, दिस इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, बट प्रोडक्ट करने के बाद जो चीज आ रहा है क्या वो जीरो है? जस्ट वेरीफाई इट फास्ट फास्ट, फटाफट वेरीफाई करके देख लो. है ना, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है कि नहीं जीरो मैट्रिक्स. और आपने जो हमने जो दो मैट्रिक्स यूज किया क्या वो दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स? तो आंसर इज यस. जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? तो सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए. यहाँ पे एटलीस्ट वन नॉन जीरो एंट्री है ना, उसका मतलब कि गिवन टू मैट्राइसेस आर नॉन जीरो मैट्राइसेस सच दैट द प्रोडक्ट इज नथिंग बट अ जीरो मैट्रिक्स. since there exist A is equal to 1 0 0 0 and B is equal to 0 0 1 0 inside M2R such that my A is not equal to 0, my B is not equal to 0, but my A into B is equal to 0 matrix. Therefore A and B are zero divisors in M2R. Therefore my M2R is not an integral domain. ठीक है, इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं है? बिकॉज उसके अंदर जीरो डिवाइजर है. इंटीग्रल डोमेन होने के लिए उसके अंदर जीरो डिवाइजर नहीं होने चाहिए था. इज इट फाइन? दिस एग्जाम्पल इज फाइन? यस, ओके. और एक एग्जाम्पल लेते हैं. क्या आपने Z क्रॉस Z के बारे में सुना है? Z क्रॉस Z. सेकेंड एग्जाम्पल जो मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, आई थिंक वो लोड हो रहा है कुछ. तो सेकेंड एग्जाम्पल जो मुझे लेना है दैट इज नथिंग बट विल शो दैट Z क्रॉस Z इज नॉट अन इंटीग्रल डोमेन. एग्जाम के अंदर ऐसे भी आ सकते हैं, चेक वेदर इट इज अ इंटीग्रल डोमेन और नॉट. ठीक है, लेकिन अभी हमें पता है कि इट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन. Z क्रॉस Z क्या होगा? व्हाट विल बी Z क्रॉस Z? पहले तो ये सेट किस तरीके से डिफाइन होता है वो बता दो मुझे. Z क्रॉस Z, एनीवन? Z क्रॉस Z किस तरीके से डिफाइन होता है? आपने किया ये एग्जाम्पल इससे पहले Z क्रॉस Z का? यस और नो? ओके, आई एम अज्यूमिंग कि इट इज नो. सो Z क्रॉस Z इज नथिंग बट, ऋतिक आचार्य बोले ना, कुछ बोलना था. ओके, नो प्रॉब्लम. Z क्रॉस Z यानी कि उसके अंदर कोऑर्डिनेट है. कौन से कोऑर्डिनेट है? तो A एंड B आर नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट विच आर नथिंग बट इंटीजर्स. A एंड B आर नथिंग बट इंटीजर्स. सिंपल सी चीज़ है. ठीक है. सो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, लेकिन दिस इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी. ये आपके लिए एज एन एक्सरसाइज होगा. आई विल राइट एज एन एक्सरसाइज या फिर होमवर्क. Z क्रॉस Z is the commutative ring with unity. जहां पे उसका यूनिटी एलिमेंट क्या होगा? तो इट इज 1, 1 है ना. बिकॉज यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होता है? तो यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन कंपोनेंट वाइज होता है. ऐड करना है दो चीज को तो कंपोनेंट वाइज, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ. मल्टीप्लाई करना है तो उसी तरीके से, सेकंड कोऑर्डिनेट का सेकंड कोऑर्डिनेट के साथ, उसी तरीके से. तो आपको ये सिंपल सी चीज़ है कि इट इज़ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी. यू कैन शो दैट 10 प्रॉपर्टीज. ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. बट इट इज नॉट अ इंटीग्रल डोमेन सिंस मुझे ऐसे दो एलिमेंट दो विच आर नॉन जीरो एलिमेंट सच दैट उनका प्रोडक्ट करने के बाद मुझे जीरो एलिमेंट मिल रहा है. इस रिंग का जीरो एलिमेंट इज नथिंग बट 0, 0. बिकॉज अगर मैंने किसी भी A, B में 0, 0 ऐड किया तभी मुझे आंसर A, B आ रहा है. ठीक है.
तो ऐसे दो एलिमेंट मुझे ढूंढ के दो सच दैट उनका प्रोडक्ट करने के बाद आंसर आ रहा है दैट इज 0, इज एनीवन जिनको ट्राई करना है? ऐसे दो एलिमेंट बताओ कि जिनका प्रोडक्ट करने के बाद आंसर 0, आता है। यस कुछ तो एलिमेंट्स ए कॉमा बी के फॉर्म में कुछ तो ऐसे एलिमेंट्स ले लो जिनका प्रोडक्ट करने के बाद आंसर 0, आ रहा है। कोई गेस करेगा ऐसा कोई एलिमेंट? नो कमेंट्स येट, नो इशू। तो मैं आपको बताता हूँ कि एलिमेंट्स क्या है। तो एलिमेंट्स आर नथिंग बट 1, 0 एंड 0, 1। आप देखोगे कि ये एक नॉन जीरो एलिमेंट है ना, बिकॉज जीरो एलिमेंट क्या है तो इट इज 0, 0 ओनली। तो 1, 0 इज ए नॉन जीरो एलिमेंट। सिमिलरली 0, 1 इज ए नॉन जीरो एलिमेंट, लेकिन उनका प्रोडक्ट करने के बाद मुझे आंसर आ रहा है 0। implies me my 1, 0 and 0, 1 are zero divisor of z क्रॉस z, है ना। इसीलिए वो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता, बिकॉज उसके अंदर ऐसे तो नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं सच दैट उनका प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर जो है वो एक जीरो एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। सो इंटीग्रल डोमेन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट काम क्यों कर रहा है, हम लोग इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं, हम लोग की जीरो डिवाइजर के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? बिकॉज वो हमारे एक रिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक इक्विवेलेंट थ्योरम करेंगे जो हमारे इंटीग्रल डोमेन के आइडिया को और थोड़ा एक्सपांड करेगा और हमें बताएगा कि इंटीग्रल डोमेन पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टाइम उसके